हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में ये क्लास है। जो रीट की तैयारी जितने भी अभ्यर्थी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रीट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसके लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितने भी आपके साथी अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ। रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, जिसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। इसके बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से तात्पर्य जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है, इसके अंतर्गत उसकी बात की जाती है। बात करें एनसीएफ 2005 का जो निर्माण किया था वो एनसीईआरटी ने, जो संस्था थी उसका नाम था एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो एनसीएफ 2005 जो कि एनसीएफ 2000 का एक संशोधित रूप है, यानी कि इससे पहले जो एनसीएफ 2000 आया था उसका ही संशोधित रूप करके एनसीएफ 2005 लाया गया। एनसीएफ 2005 की समीक्षा की जो सिफारिश है वो एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने की थी, जिसका नाम अब परिवर्तित करके वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कि पहले इसे एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल करके वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर यशपाल जी हैं, जो कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि यूजीसी के भी ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका जो उद्देश्य है ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन ये इसका उद्देश्य है, यानी कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के होनी चाहिए, ऐसा मानना था एनसीएफ 2005 का, और इसमें इस पर बहुत बल दिया गया है। यानी एनसीएफ 2005 में पूरे का पूरा अगर देखा जाए तो किस प्रकार से शिक्षा के बोझ को कम किया जाए, बच्चों के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए शिक्षा का, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण बात करता है। बात करेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में, तो एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ है वो शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विचार है या उनका जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, इसको आधार मान करके इसका प्रारंभ किया गया है। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया, और एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जिसे एमएचआरडी के नाम से भी जानते हैं, और वर्तमान में इसे शिक्षा मंत्रालय किया गया है, इसकी देखरेख में किया गया था। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं, जो कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं वर्णित हैं उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के प्रमुख 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो विद्यालय के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ाया जाए, जो कुछ भी विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाए, उस सभी को विद्यालय के बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो जीवन है उससे जोड़ा जाए। साथ ही साथ शिक्षा को पूर्ण रूप से रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि जो शिक्षा है उसको जो रटन प्रणाली है, जो रटने की विधि है, उस रटने की विधि से पूर्णतः मुक्त किया जाए। सोच समझ के अच्छे से समझा करके पढ़ाया जाए। पाठचर्या इस प्रकार संवादित हो कि बालक का चौमुखी विकास हो, बजाय पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, यानी कि जो पाठचर्या हो उसको पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना करके बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा की जाए। इससे बालक का चौमुखी विकास और अधिक अच्छे तरीके से होगा। परीक्षा को परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि परीक्षा को, जो भी परीक्षाएं होती हैं उनको हार्ड ना करके बल्कि उनको अधिक से अधिक लचीला बनाया जा सके, और जितनी भी कक्षा में जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को उस परीक्षा से जोड़ा जाए। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास किया जाए जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो, यानी कि जो भी राष्ट्रीय चिंताएं हैं, राष्ट्रीय जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी उसमें सम्मिलित किया जा सके। बात करें अगर एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों के बारे में, तो जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना,
तथा इस प्रक्रिया में बच्चे के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था और इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था ताकि विद्यार्थियों का चौमुखी विकास हो सके। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भी प्रक्रिया बच्चों को सिखाई जाए विद्यालय जीवन में, उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए और रटने की जो प्रणाली है इसको मुक्त किया जाए। इसमें शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको बाल केंद्रित हो और ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। यानी कि शिक्षा को अधिक से अधिक बाल केंद्रित किया जाए, यानी बालक को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको किया जाए और साथ ही साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए बालक को अधिक से अधिक लचीला और कह सकते हैं समझने वाला जो पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध कराया जाए। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। यानी कि बच्चे अपने हिसाब से स्वयं करके सीखें, स्वयं करके जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करें, इसलिए इस पर प्रमुख बल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में के जो शिक्षण है उसमें गणित के क्या कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। तो गणित के बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्या को हल करना इसमें शामिल किया गया है। समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो गणितीय प्रतिनिधित्व हैं जैसे चार्ट, टेबल, आरेख, सूत्र, मॉडल और ग्राफ का ये सभी का उपयोग किया जाए और तर्क और कल्पना को अमूर्तता की कल्पना करना और जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए तर्क करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बात करें विज्ञान के क्या कुछ उद्देश्य दिए गए हैं तो कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन, साथ ही साथ इसकी पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना इसके अंतर्गत प्रमुख विज्ञान का जो उद्देश्य है वो बताया गया है। यानी वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसको सत्यापन करने के लिए, विज्ञान को अधिक से अधिक बच्चों को सरलता से समझाने के लिए अधिक से अधिक उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, इस पर बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना वो भी इसके अंतर्गत बताया गया है। विज्ञान के शिक्षण को विज्ञान के उद्देश्यों और सिद्धांतों को इसके अनुप्रयोगों को सीखना है जो कि संज्ञानात्मक विकास के चरण के रूप में अनुकूल है। यानी कि जो विज्ञान के जो भी उद्देश्य हैं, विज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं उनका जीवन में उपयोग कैसे किया जा सके इसको बालकों को समझाना तथा साथ ही साथ उनके जो अनुप्रयोग हैं उनको सिखाना, इस पर प्रमुख बल दिया गया है। बात करें शिक्षण सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य क्या है, यानी कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान के क्या कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। तो सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में स्कूलों में शामिल है ताकि छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और कैरियर चुनने में सहायता मिल सके। यानी कि इसको शामिल किया गया है, एक विषय के रूप में शामिल किया गया है ताकि छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं का पता चल सके और उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और उनका जो आगे का कैरियर है, जो भविष्य है, उसको चुनने में उनको सहायता मिल सके, इसके लिए सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। बात करें शिक्षण में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या कुछ उद्देश्य बताया गया है एनसीएफ 2005 में। तो बच्चों में स्वास्थ्य, बीमारी, दुर्घटनाओं और शारीरिक फिटनेस की एक एकीकृत और समग्र समझ प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। बात करें स्कूल और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो बुनियादी ढांचे, पर्याप्त प्रकाश हो, वेंटिलेशन, छात्र शिक्षक अनुपात पूरा हो, स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण के संबंध में छात्रों के लिए भौतिक वातावरण को अनुकूल बनाए रखना, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। यानी कि जो विद्यालय है, जो स्कूल है, जो कक्षा है, वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, प्रकाश अच्छे से आता हो, वहाँ पर शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो पूरा हो, स्वच्छ माहौल हो, स्वच्छ वातावरण हो, सुरक्षित वातावरण हो, किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पर गंदगी ना फैली हो जिससे बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो ना खराब हो। इसके लिए जो कक्षा का वातावरण है ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है। बात करें एनसीएफ 2005 का परिप्रेक्ष्य क्या है, तो रटने की विधि से शिक्षा को स्थानांतरित करना, यानी किस प्रकार से रटने की विधि है उसको शिक्षण से दूर किया जाए, उसको हटाया जाए। स्कूल में जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको बाहरी जीवन से कैसे जोड़ा जाए, बाहरी ज्ञान से कैसे उसको जोड़ा जाए।
कक्षा में सीखने, परीक्षा को एकीकृत करने और उसको अधिक लचीला बनाने के लिए एनसीएफ का जो परिप्रेक्ष्य है वो विकसित किया गया है। यानी किस प्रकार से कक्षा में बच्चा सरलता से सीखे, जो भी परीक्षाएं होती हैं उसको कैसे एकीकृत और साथ ही साथ अधिक लचीली हो सके, छात्रों को चुनौतियों से निपटने, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और छात्रों के सक्रिय भागीदारी के लिए स्थितियों और अवसर का निर्माण करना, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। यानी कि छात्र जो है वो कैसे स्वयं से कार्य कर सके, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कैसे उनके अंतर्गत आए, किसी भी कार्य को करने के लिए उनके अंदर प्रोत्साहन किस प्रकार से डाला जाए, इन सभी बातों को इसके अंतर्गत बताया गया है। जो समावेशी शिक्षा है इसको प्राथमिकता और लचीलापन दिया जाए, यानी कि सभी प्रकार के जो बालक हैं, चाहे मंदबुद्धि बालक हों, चाहे प्रतिभाशाली बालक हों, अल्प बुद्धि बालक हों, जो भी हैं उस सभी प्रकार के जो बालक हैं उनको एक साथ में समावेश के रूप में उनको शिक्षा प्रदान की जाए, इसको प्राथमिकता दिया जाए और साथ ही साथ इसको लचीलापन अर्थात इसको और अधिक सुदृढ़ और सुसंकृत बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम क्षेत्र के अंतर्गत क्या कुछ बताया गया है एनसीएफ 2005 में, यानी पाठ्यक्रम कैसा हो। तो त्रिभाषा सूत्र प्रणाली इसके अंदर बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो पहली भाषा है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी बच्चा जो मातृभाषा बोलता है या जिस क्षेत्र से आता है उस क्षेत्र की भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में, दूसरी भाषा कुछ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। यानी कि पहली भाषा अगर बच्चे की मातृभाषा है तो दूसरी भाषा अगर हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ पर दूसरी भाषा हिंदी भाषी हो या कुछ अन्य आधुनिक भाषा जैसे अंग्रेजी हो सकती है। या अगर बात की जाए अगर गैर हिंदी भाषी राज्य है, मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है, तो दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। तीसरी भाषा के अंतर्गत जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा उसके अंतर्गत होनी चाहिए। सिंपल सा समझ में अगर नहीं आया है तो फिर से बताते हैं। त्रिभाषा सूत्र प्रणाली में 3 भाषाओं की बात की गई है। पहली भाषा जो है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, यानी कि जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है, मान लो हिंदी क्षेत्र में रहता है तो वो हिंदी हो जाएगी। मान लो कि कोई ऐसे क्षेत्र में रहता है जैसे तमिल तेलुगु जहाँ पर बोलते हैं, अगर वहाँ पर रहता है और मातृभाषा अगर उस बालक की वही है तो वो उस भाषा को पहली भाषा के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी भाषा अगर हिंदी भाषी राज्य में है तो दूसरी भाषा कोई अन्य भाषा होगी, चाहे आप अंग्रेजी या किसी अन्य राज्य की जो भाषा है वो हो जाएगी। अगर हिंदी भाषी राज्य में नहीं रहता है तो मान लो तमिल तेलुगु में रहता है तो उसको दूसरी भाषा हिंदी सिखाई जाएगी या अंग्रेजी सिखाई जाएगी। फिर तीसरी जो भाषा है उसके अंतर्गत तीसरी भाषा में अंग्रेजी या अन्य आधुनिक जो भारतीय भाषा है वो उसके अंतर्गत होगी। बात करें एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जो पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम के संकुचित आधार के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। यानी पहले से जो पाठ्यक्रम था उसका जो संकुचित आधार था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कठिन था, बर्डन था, बोझ था वो इससे पहले का जो पाठ्यक्रम था। लेकिन शिक्षा को बिना बोझ के कैसे किया जाए, इसके लिए एनसीएफ 2005 की आवश्यकता पड़ी। जो प्रचलित पाठ्यक्रम में केवल पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देने के कारण, यानी इससे पहले जो पाठ्यक्रम था वो केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता था और जो सैद्धांतिक ज्ञान थे उन पर बल देता था। पुस्तक को केंद्रित में, पाठ्यक्रम को केंद्रित में रख करके बच्चों को सिखाता था, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा उबाऊपन और बोझिल महसूस होता था। इसके लिए एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हुई। जो पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम था वो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं था, उसका जीवन से जुड़ाव नहीं होने के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ जो प्रचलित पाठ्यक्रम में तकनीकी एवं जो व्यावसायिक शिक्षा थी इसकी कमी थी, जिस कारण से एनसीएफ 2005 की आवश्यकता महसूस हुई। आगे अगर हम बात करें तो प्रचलित शिक्षा में नैतिक शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के सम्मिलित न होने के कारण एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हुई। यानी कि इसमें नैतिक शिक्षा का अभाव था, नैतिक मूल्यों का अभाव था, इन सभी चीज़ों का जो पूर्व में प्रचलित पाठ्यक्रम था उसमें अभाव था। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए और शिक्षा को बिना बोझ की करने के लिए, साथ ही साथ बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हुई। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि रीट का अगर एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। 3 से 4 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है, जो बताया गया अगर वो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे,
आप उन ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।